हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम सुफियान है और ये आज मेरा 6 लेक्चर है, छठा लेक्चर है वैट से मुतल्लिक। हम वैट में अभी तक काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ रहे हैं वैट रिटर्न्स और पेमेंट्स में फाइलिंग वैट विदाउट मिस्टेक्स, यानी वैट को फाइल करना बिना गलती के। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक जो है ये थोड़ा शॉर्ट टॉपिक है क्योंकि फाइलिंग से मुतल्लिक अभी इतना कम्प्रीहेंसिव हम नहीं जा रहे। हम इस पे बेसिक सीख रहे हैं कि बेसिकली फाइलिंग होती क्या है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक जिस चीज पे फोकस करता है वो है वैट रिटर्न फाइलिंग। अच्छा, वैट रिटर्न फाइलिंग जो है वो सिर्फ एक लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, इसमें हमें जो चीजें अवॉइड करनी होती हैं वो होती हैं कॉस्टली मिस्टेक्स और पेनल्टीज। ठीक है, अब इन पेनल्टीज को देखने के लिए हम आज की ये लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले वैट रिटर्न जो है वो उसको टाइमली और एक्यूरेटली फाइल करना होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है एक्यूरेटली और टाइमली फाइल करने का? इसका मतलब होता है कि आप कंप्लाई कर रहे हैं लॉज से, जो कि वैट के लॉज हैं। मेंटेन ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहे हैं कहाँ पे? इन योर बिजनेस ट्रांजैक्शन में। और अवॉइड कर रहे हैं पेनल्टीज, ऑडिट्स और फाइन। अब जो वैट रिटर्न होती है हमारी, ये फाइल की जाती है जिस तरह आपकी रजिस्ट्रेशन में लिखा आता है। आपको जो एफटीए की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, इसमें कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं दे हैव टू फाइल वैट एनुअली, कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं क्वार्टरली, और चंद रेयर केसेस में मंथली भी होता है। ठीक है, तो ये टाइमलाइन आपको याद रखना बहुत जरूरी होती है, मंथली, क्वार्टरली या एनुअली। ठीक है, अब समझते हैं वैट रिटर्न को कि वैट रिटर्न होती क्या है। वैट रिटर्न जो है वो एक डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो कि हम सबमिट करते हैं फेडरल टैक्स अथॉरिटी को। ठीक है, ये एक किस्म की रिपोर्ट होती है हमारी। ठीक है, जिस रिपोर्ट के अंदर हम ये बताते हैं कि हमने वैट कलेक्ट कितना किया सेल्स के ऊपर। ठीक है, और वैट पे कितना किया परचेजेस के ऊपर। अच्छा, अब ये जो सेल्स और परचेज, सेल्स के ऊपर जो हम वैट कलेक्ट करते हैं और परचेजेस के ऊपर जो हम वैट पे करते हैं, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हमें बताती है, डिटरमिन करती है कि आपने वैट देना है या आप एलिजिबल हैं वैट के रिफंड के लिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपको बताता है, ये डॉक्यूमेंट एफटीए को भी बताता है और आपको भी बताता है। ठीक है, ये जब आप ये प्रिपेयर करते हैं तो ये दोनों पार्टियों को बताता है कि हमने वैट लेना है, हमने वैट देना है। और एफटीए के लिए ये होता है कि उन्होंने वैट लेना है या वैट रिफंड करना है। अब वैट का जो है वैट रिटर्न का वो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि वैट रिटर्न का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये दिखने में कैसी होती है। दिखने में सबसे पहले इसमें आती है सेल्स। ठीक है, सेल्स हम दिखानी होती है वो सेल्स जिसके ऊपर हमने वैट चार्ज किया। और इस बिजनेस ने जो हमारी सप्लाईज की, जो हमारी चार्जेबल वैट की जो सप्लाईज हैं, चार्जेबल गुड्स जो हैं, जो उनकी सप्लाई है, वो सेल्स सबसे पहले उस वैट रिटर्न में दिखाई जाती है। उसके बाद परचेजेस, परचेजेस वो क्या है? वो जो गुड्स हम बाय करते हैं बिजनेस पर्पज के लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें दिखाया जाता है आउटपुट वैट। आउटपुट वैट क्या होता है? अच्छा, आपको आउटपुट वैट और इनपुट वैट, इन दो चीजों का डिफरेंस बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये कंफ्यूजिंग होता है कि आउटपुट वैट क्या होता है, इनपुट वैट क्या होता है। ये ऐसी टर्म्स हैं जो अक्सर लोग, हमारे अच्छे हाथ से समझने वाले लोग, गलत इस्तेमाल कर जाते हैं। इनको गलत इस्तेमाल करने से आपकी बहुत सारी चीजों में मिस्टेक्स हो सकती है। आप जो किसी को बता रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। आपकी रिटर्न के दौरान, आपकी इनवॉइस बनाते हुए, आपका लेजर देखते हुए बहुत सारी मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो आउटपुट और इनपुट रिटर्न, इनपुट वैट को समझना बहुत जरूरी है। आउटपुट वैट, ठीक है, आउटपुट वैट वो होता है जो हम कलेक्ट करते हैं कस्टमर्स से, जो हम लेते हैं। ठीक है, जो हम एफटीए की बिहाफ पे वो वैट लेते हैं,
वो इसीलिए आउटपुट वैट कहलाता है क्योंकि हमने वो वापस देना होता है किसको, एफटीए को। हम जो कस्टमर से वैट लेते हैं, ठीक है, जो हम उसे इनवाइस पे वैट चार्ज करते हैं, वो कहलाता है आउटपुट वैट, और वो हमने किसको पे करना होता है, एफटीए को। ये आपने बहुत ध्यान से और याद रखनी है ये बात, इसको भूलना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इनपुट वैट, इनपुट वैट वो होता है जो बिजनेस अपनी परचेजेस पे करता है। आप गुड्स बाय करते हैं, आप सर्विसेज बाय करते हैं, तो जो आपका सप्लायर होता है वो आपको इनवाइस देता है, ठीक है। उस इनवाइस में आपने वैट के साथ अमाउंट पे की होती है। वो वैट जो होता है वो आपने बिजनेस पर्पस के लिए पे किया होता है। तो वो वैट क्योंकि आपको क्लेमेबल होता है, आपने वापस लेना होता है बिजनेस के लिए, वो इनपुट वैट कहलाता है। सेम इसी तरह एक्सपेंसेस पे भी आप वैट पे करते हैं, ठीक है। वो एक्सपेंसेस पे जो वैट आपने पे किया होता है वो भी इनपुट वैट कहलाता है, क्यों, उसने वापस आना होता है, ठीक है। ये दोनों टर्म्स आपको बड़े अच्छे से याद रखनी है। आउटपुट वैट क्या है, वो जो हम कस्टमर से कलेक्ट करते हैं क्योंकि उसने बाहर चले जाना है। इनपुट वैट वो है जो हम परचेजेस पे करते हैं। इनपुट वैट इसलिए कि इसने वापस आना है, ठीक है। अब वैट रिटर्न काम कैसे करती है, ठीक है। वैट रिटर्न आपकी जो है वो रिपोर्ट के अंदर सबसे पहले आउटपुट वैट होता है, ठीक है, वैट जो आपने कलेक्ट किया होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इनपुट वैट। इनपुट वैट वो होता है जो आपने पे किया होता है। फिर इन दोनों का जो डिफरेंस अमाउंट होता है, ठीक है, वो आपने देखना है वो क्या होता है, ठीक है। वो जो डिफरेंस होता है वो ये आपको देना होगा या लेना होगा, ठीक है। वो आप जो देना होगा वो एफटीए को पे करेंगे, और अगर लेना होगा तो वो एफटीए से क्लेम बैक करेंगे, ठीक है। ये था वैट का छोटा सा स्ट्रक्चर, के वैट का स्ट्रक्चर क्या होता है वैट रिटर्न का, ठीक है। अब करते हैं आगे, वैट रिटर्न की जो फाइलिंग है उसको शुरू करते हैं, उसकी स्टेप बाय स्टेप गाइड लेते हैं। अब सबसे पहला स्टेप होता है कि तमाम डॉक्यूमेंट इकट्ठे करना। अब जब आपने वैट फाइल करने के लिए आप बैठे हैं, या आप एज एन अकाउंटेंट बैठे हैं, या एज अ बिजनेस ओनर बैठे हैं, तो सबसे पहली चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वह पूरे होने चाहिए। उसमें सबसे पहले क्या करना है, आपने सेल्स इनवाइस लेनी है जिनके ऊपर आपने वैट कलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लेनी है परचेज इनवाइसेस। परचेज इनवाइसेस वो जिनके ऊपर आपने वैट पे किया हुआ है। फिर उसके बाद आपने लेनी है एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स कई तरह की होती हैं। सम टाइम हम कस्टमर को वापस पे कर देते हैं, ठीक है। सम टाइम सप्लायर हमें वापस पे कर देता है, वो रिफंड हो जाता है, हमें परचेज रिटर्न करनी पड़ती है, हमें सेल रिटर्न करनी पड़ती है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज याद रखिएगा कि पिछले पीरियड की जो करेक्शन होती है, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको एफटीए की तरफ से मिला 3 मंथ्स का क्वार्टर है जिसमें आपने पे करना है, ठीक है। वैट अपनी वैट फाइल करना है और आपने वैट को पे करना है। अब लास्ट 3 मंथ में जब आपने वैट फाइल किया और आप नेक्स्ट पे करने के बाद आगे आए, तो आपको पता चला कि मेरे वैट में कोई प्रॉब्लम था, कोई मिस्टेक्स थी, या कुछ मैं भूल गया, या मैंने बाय मिस्टेक कर दिया, तो एफटीए आपको अलाउ करता है कि आप उन एडजस्टमेंट्स को नेक्स्ट पीरियड में एडजस्ट कर सकते हैं। इस पे आपको कोई पेनल्टी, कोई फाइन नहीं होगा। आइदर वो बाय मिस्टेक या बाय मिस्टेक ही अलाउ करता है, तो आप वो एडजस्टमेंट्स, वो चीजें, इस वैट जो आप वैट अभी फाइल करने जा रहे हैं, जो 3 मंथ्स के क्वार्टर आप फाइल कर चुके हैं, आप नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर उनकी एडजस्टमेंट्स डाल सकते हैं। तो ये एडजस्टमेंट्स करने के बाद, ठीक है, वो प्रीवियस पीरियड की, तो आप आगे क्या करते हैं, आप करते हैं वैट की प्रेपरेशन। ये होता है स्टेप 2 कि हम वैट की कैलकुलेशन प्रिपेयर करते हैं। अब केयरफुली, बड़े ध्यान से हम लोग वैट जो हमने सेल्स के ऊपर कलेक्ट किया होता है उसको लिखते हैं, उसकी बाकायदा कैलकुलेशन करते हैं, प्रॉपर कैलकुलेशंस को चेक करते हैं। परचेजेस पे जो वैट हमने पे किया होता है उसकी कैलकुलेशन करते हैं, उनको चेक करते हैं। फिर इन दोनों फिगर्स को डिटरमिन करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा वैट ड्यू है या वैट रिफंडेबल है, ये चीजें हम देखते हैं। उसके बाद आगे स्टेप 3 आता है कि हम अपनी मिस्टेक्स को पकड़ने के लिए हम डबल चेक करते हैं। हर चीज जो हमने कैलकुलेशन की, जो हमने सेल्स की कैलकुलेशन की, जो हमने परचेज की कैलकुलेशन की, जो हमने एडजस्टमेंट्स की कैलकुलेशन की, एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन की, वो सारी हमने
चेक करनी है कि हमारा वैट लेने वाला और देने वाला दोनों दोनों की एक्यूरेसी मेंटेन होनी चाहिए। उसके बाद हमने दोनों के एडजस्टमेंट करने के बाद हमने चेक करना है कि जो हम वैट कैलकुलेट कर रहे हैं वो सही है, जो हमने रिसीव किया वो भी सही है, जो हमने पे किया वो भी ठीक है। उसके बाद जो फाइनल अमाउंट बचती है वो वैट पेएबल की भी करेक्ट है। ये सारा इंश्योर करने के बाद फिर आपने ऑनलाइन एफटीए के पोर्टल में जाना है। एफटीए पोर्टल में यूएई पास से आप लॉग इन करेंगे, ठीक है। वहां पे जाके आपको वैट पे जाएंगे। वैट के अंदर वैट सबमिशन का फॉर्म होगा, उस फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। उसमें आप ऑनलाइन अपना तमाम डाटा डालेंगे, ठीक है, जिसके अंदर सेल्स के ऊपर वैट, ठीक है। अब सेल्स वहां पे एमरेट्स वाइज आपको नजर आएंगी, दुबई सेल्स, अबू धाबी सेल्स, शारजा सेल्स। अब वो अलग अलग का मकसद इस तरह होता है कि आपकी कुछ ब्रांचेस होती हैं जो कि कुछ दूसरे एमरेट्स में हो सकती हैं, ठीक है। उनकी सेल्स आप हर एक स्टेट की सेल अलग दिखाएंगे, ठीक है। वहां पे अपनी आप सेल्स दिखाएंगे, ठीक है। सेल्स से नीचे आके उसकी एडजस्टमेंट्स दिखाएंगे अगर कोई एडजस्टमेंट्स होंगी। उसके बाद अपनी परचेजेस डालेंगे, परचेजेस में कोई एडजस्टमेंट होगी। उसके बाद अपने एक्सपेंसेस डालेंगे, ठीक है। एक्सपेंसेस डाल के अब फाइनली जब आप ये सारा पूरा फॉर्म, उस फॉर्म में हर चीज आपके पास क्लियरली मेंशन होगी, उस फॉर्म में सारा कुछ डालने के बाद जब आप एंड पे देखेंगे तो आपको एक फिगर नजर आ जाएगा एफटीए की तरफ से ही कि ये आपका पेएबल वैट निकलता है इन सारी कैलकुलेशंस करने के बाद। वो कैलकुलेशंस अपने साथ, अपनी एक्सेल के साथ, अपने डॉक्यूमेंट के साथ रीमैच कीजिए। पूरा इंश्योर कीजिए कि हमने हर कैलकुलेशन इसके मुताबिक की है, क्योंकि किसी भी पेनल्टी की सूरत में आपको बहुत काफी ज्यादा पेनल्टी लग सकती है किसी भी मिस्टेक की सूरत में, ठीक है। तो दोबारा चेक कीजिए। चेक करने के बाद आप उसे सबमिट कर दीजिए। जब आप उसे सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद एफटीए आपसे वो पोर्टल पूछेगा कि आप कैसे पे करना चाहते हैं। पे करने की भी दो तरीके हैं, एक जीबीआईएन नंबर से पे कर सकते हैं और दूसरा आप क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि कॉमन मिस्टेक कौन सी होती हैं जिनको अवॉइड किया जाता है वैट रिटर्न फाइल करते हुए। अच्छा, सबसे पहले होता है इनकरेक्ट रेट ऑफ वैट, ठीक है। अब हम क्या क्या होता है कि समटाइम हम वैट को गलत कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे कि यूएई के अंदर स्टैंडर्ड वैट का जो रेट है वो 5% है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं, कुछ गुड्स ऐसी भी होती हैं, कुछ सर्विसेज ऐसी भी होती हैं जो एग्जम्प्ट भी हो सकती हैं, जो जीरो रेटेड भी हो सकती हैं। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि उन गुड्स एंड सर्विसेज जिन पे मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो गुड्स एंड सर्विसेज एग्जम्प्ट या जीरो रेटेड तो नहीं है। क्या मैंने यहाँ पे कुछ गलत तो कैलकुलेट नहीं कर दिया, ये आपने ध्यान रखना होता है। अच्छा, दूसरा दूसरा एरर क्या आजकल आता है, मिसिंग या इनकरेक्ट इनवॉइसेस। अब क्या होता है, रिटर्न फाइल करते हुए कुछ इनवॉइसेस जो है वो मिसिंग होती हैं या इनकरेक्ट होती हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो आपकी इनवॉइसेस हैं उनमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उनमें सारा सिस्टम कैलकुलेटेड होना चाहिए, अलाइंड होना चाहिए आपके अकाउंटिंग सिस्टम के साथ। ऐसा नहीं है कि आप कुछ बीच में से बनाते हुए मिस कर दें और कुछ का आपकी फिगर्स गलत हो, कुछ की आपकी कैलकुलेशन गलत हो। ये आपने बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है, ये वैट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपने अच्छे तरीके से चेक करना है। उसके बाद तीसरी मिस्टेक होती है कि एडजस्टमेंट्स या क्रेडिट नोट्स आप नहीं डालते, ठीक है। अब वो क्रेडिट नोट जो आपने इशू किए होते हैं, वो डेबिट नोट जो आपने रिसीव किए होते हैं, वो भी आपके इन सिस्टम के अंदर जो आपकी परचेज रिटर्न है, जो सेल रिटर्न है, वो चीजें दिखाना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि देखें, आपने 100 दिरहम की किसी को सेल की, ठीक है, और उसमें से आपकी 50 दिरहम की गुड वापस आ गई, ठीक है। तो आपने जो कस्टमर से वैट कलेक्ट किया, जो आपका वो वैट है वो 2.5 हो जाएगा, 5 से वो कम हो जाएगा। सेम सिनेरियो में परचेजेस के साथ भी ऐसा ही है, ठीक है। जो आपने वैट पे किया वो 5 से 2.5 हो सकता है। तो आपने बहुत ध्यान से क्रेडिट, डेबिट नोट, इन चीजों को, एडजस्टमेंट्स को बहुत गौर से, बहुत अच्छे तरीके से समझ के इस सिस्टम में इंक्लूड करना है। फिर चौथी मिस्टेक क्या होती है कि हम कोई ट्रांजैक्शन भूल जाते हैं, ठीक है। वो जो मिसिंग ट्रांजैक्शन होती है वो डिस्क्रिपेंसी और फाइन का बायस बन सकती है। तो आपने इंश्योर करना है कि आपने भूलना नहीं है, ठीक है। भूलना
आपके लिए नुकसान और फाइन का बायस बनेगा। ऑल्दो एफटीए आपकी आसानी के लिए, फिर भी आपको नेक्स्ट पीरियड के दरमियान एडजस्टमेंट की टाइम देती है कि आप नेक्स्ट पीरियड तक अपनी उस गलती को, अगर आपने डेलिबरेटली नहीं की और आपको वो गलती नजर आ गई है, तो आप उसे अपनी अगली रिटर्न के अंदर एडजस्ट करें। लेकिन कोशिश करें कि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो। ये बिजनेस की वेलबींग के लिए, जो बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो। अच्छा, आगे हमारा टॉपिक है वैट पेमेंट का। अब आपने अंडरस्टैंडिंग लेनी है अपने ऑब्लिगेशन की कि कब और कैसे वैट को पे करना है। अच्छा, अब आपने वैट सबमिट कर दिया। वैट सबमिट करने के बाद अब आपको वैट वो पे करना है। ठीक है, पेमेंट जो करनी होती है उसकी एक डेडलाइन होती है। वो डेडलाइन अगर मीट नहीं करेंगे तो आपको पेनल्टीज आएंगे। अब जो पेमेंट पे करने का तरीका होता है वो एफटीए का ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम भी है, प्लस आप किसी भी एक्सचेंज में अपना वो GIABN प्रिंट करके ले जाएं। आप अपनी वो रिटर्न की जो अमाउंट आई है, जो इनवाइस इश्यू हुई है, वो ले जाएं। वहां पे जाके आप पे कर सकते हैं। आप अपने बैंक अकाउंट से भी पे कर सकते हैं, आप अपने क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं। तो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब डेडलाइन, डेडलाइन फॉर पेमेंट क्या होती है? नॉर्मली जो डेडलाइन होती है पेमेंट की, वो आपकी फाइलिंग डेट और डेडलाइन फॉर पेमेंट सेम ही होती है। ठीक है, लेट सपोज मेरी फाइलिंग रिटर्न जो है वो पिछले महीने की 30th तक थी और मुझे फाइल करने के लिए एक महीना, जो कि इस महीने की 28 तक है, वो मिलता है। अब पिछले 3 महीने की कैलकुलेशन मैं इस महीने के अंदर सारी अपनी इनवाइसेस, अपनी परचेजेस, एवरीथिंग चेक करता हूँ, और 28 से पहले पहले मुझे, ये मैं इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए ले रहा हूँ, समटाइम ये डेट आगे पीछे भी हो सकती है। सो इसे जस्ट एन एग्जांपल लीजिएगा कि 28th मेरी जो है वो फाइलिंग डेट होती है, तो मेरी पेमेंट डेट भी 28th ही होगी। मुझे 28 तक अपनी वैट की जो पेमेंट बनती है, जो मेरा ऑब्लिगेशन बनता है, वो मुझे पे करना है। अगर मैं उसको टाइमली बेसिस पे नहीं करूंगा तो मुझे फाइन्स लगेंगे। फाइन्स के साथ इंटरेस्ट के चार्जेस भी लगेंगे। अब पेनल्टीज क्या है नॉन कंप्लायंस की सूरत में? ठीक है, आप क्या करते हैं, आप वैट रिटर्न टाइम पे सबमिट नहीं करते। ठीक है, सबमिट नहीं करते और या टाइम पे पेमेंट नहीं करते, तो इस पे सिग्निफिकेंट पेनल्टीज आ सकती हैं, जो कि शुरू होती हैं 1000 से, जो कि लेट फाइलिंग के लिए है। ठीक है, और 4% मंथली इंटरेस्ट लगता है लेट पेमेंट के ऊपर, और एफटीए आपकी इससे ज्यादा भी पेनल्टीज आपको दे सकती है। सो जो फाइलिंग डेडलाइन होती हैं उनको आपको मिस नहीं करना है। अगर आपकी डेट 28 है तो आप कोशिश करें कि आप 26, 25, 27, 28 से पहले पहले आप पे कर दें, इसको डिले मत करें। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि इसको ट्रैक रखें। आपको प्रॉपरली इसको ट्रैक रखना होता है, वरना इंटरेस्ट चार्जेस भी आएंगे। आप अपना इसे कैलेंडर पे डालें, इसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर डालें। ठीक है, वैट फाइलिंग डेट्स जो हैं उनको मेंशन करें, उनको बोर्ड पे लिखें। आप इसे मेंटेन करें ताकि आप भूल ना पाए, आप रिमाइंडर्स लगाएं, क्योंकि अगर भूल गए तो क्या होगा, पेनल्टीज आएंगी। ठीक है, अब क्या होता है कि मोस्टली जो बिजनेस है वो क्वार्टरली जो है ना वो पे करते हैं। ठीक है, तो ये जो पीरियड है ये अ, अगले महीने के एंड तक जो है ना वो आपने फाइल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो पीछे एग्जाम्पल दी थी कि आप जो है ना मार्च तक आपकी बनती है फाइलिंग। ठीक है, जो आपकी ने जितना पीरियड लेना है वो मार्च तक है, तो आपके पास एंड अप्रैल का टाइम होगा पे करने के लिए। तो आपको पूरा एक महीना एफटीए वर्किंग के लिए देता है। उस वर्किंग में ध्यान से सारा देखने के बाद, हर एक चीज इंश्योर करने के बाद डबल चेकिंग करें ताकि आप फाइन से बच सकें। ठीक है, तो इस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। स्पेशली मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा कि बिजनेस ओनर्स, इट इज ऑलवेज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट योर कंसल्टेंट, नॉट योर अकाउंटेंट। सो आपको खुद इसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि ये कंप्लायंस का पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस के लिए, आपकी बिजनेस की वैल्यू के लिए। ठीक है, मैं दोबारा एक दफा जो है वो आपको इस पे कंक्लूजन दे देता हूं
कि जो रिटर्न फाइलिंग होती है, जो आप रिटर्न जो फाइल करनी होती है, ठीक है, वो एरर्स के बगैर होनी चाहिए, वो कंप्लायंस के साथ मैच होनी चाहिए, ठीक है, वो अननेसेसरी पेनल्टी से बचना चाहिए, ठीक है, इसमें ड्यू डिलिजेंस होनी चाहिए, डाटे को 2 दफा चेक करें, डेडलाइन से हमेशा आगे रहें, ठीक है। इस चीज को देखें, इस चीज को समझें, मेरे पिछले लेक्चर्स को भी समझें, फाइलिंग को थोड़ा सा समझें, देखें, आपको तमाम चीजें एफटीए के पोर्टल पे मिल जाएंगी। देखें, समझें, और अगर फिर भी आपको किसी जगह पे, किसी किसी सिस्टम में किसी चीज को समझने में दुश्वारी आ रही है, तो मेरे इस वीडियो और हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल आईडी मिलेगा, ठीक है। उस ईमेल आईडी पे हमें मेल कीजिए, हमसे राय लीजिए, हमसे मशवरा लीजिए। राय लेने, मशवरा लेने का कोई चार्ज नहीं है, किसी किस्म का कोई चार्ज नहीं है, आप अपनी इंक्वायरीज भेजिए, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स भी जो लोग सुन रहे हैं, जो सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, अगर उन्हें भी किसी चीज में कोई मसला, कोई परेशानी आ रही है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा ईमेल आईडी दिया गया है, ठीक है। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप तमाम लेक्चर से टाइमली अपडेट रह सकें। इस सीरीज को दोबारा देखें, समझें और हमारे साथ रहें, और वैट को सही तरीके से फाइल करना सीखें। और मेरा प्रीवियस लेक्चर आपको मेरे राइट कॉर्नर में दिखेगा, जिसे क्लिक करें, समझें और पीछे वाली सारी वीडियोस देखें। आपके साथ का शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।